उसको देखते। तो उसमें लोग, अगर पीछे का आपको याद हो थोड़ा सा भी, तो न्यूट्रिशन जो ह्यूमन न्यूट्रिशन जो शुरू किए थे, ह्यूमन न्यूट्रिशन में हम लोग डाइजेस्टिव जो सिस्टम था हमारा, उसका आइडिया हो गया था कि हमको कैसा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, गट कैसा होता है, और तो और उसमें जो ग्लैंड्स थे कहाँ कहाँ पर थे और कैसा है, सो भी हम लोग बात कर लिए थे। अब हम बात यहाँ पे कर रहे हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का या पेरिस्टालसिस का, जो आगे बार बार आएगा। देखो, ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, या रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है। किसका? एलिमेंट्री कैनाल जो हम लोगों का होता है, उसके दीवाल का, वाल का। इसी को कहते हैं क्या? इसी को कहते हैं हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या है? रिदमिक मतलब एक लय में, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल wall called पेरिस्टालसिस। इसी में अगर नेक्स्ट बात करें तो इसका वहां तक ये क्या करता है, भोजन को ले जाने में हमको ये भोजन को आगे बढ़ाता है। हुआ क्या, जब अंतरिक्ष में लोग जाने लगे और गए, तो अंतरिक्ष में जाने के बाद उन लोगों ने, या मनुष्य के दिमाग में एक बात आया कि क्या भोजन जो है गुरुत्वाकर्षण के कारण जाता है क्या, ऊपर से नीचे? क्योंकि पहले लोग समझते थे कि गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी के कारण ही भोजन क्या होता है, वो मूव करता है। कहाँ कहाँ? हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। लेकिन जब अंतरिक्ष में लोग गए, स्पेस में लोग गए, तो वहां पर उनका ये जो था थेसिस कि ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण फूड जो है ना, वो आपका मूव करता है हमारे एलिमेंट्री कैनाल में, वो समाप्त हो गया। अब आपके मन में आएगा कि एलिमेंट्री कैनाल में अगर फूड ग्रेविटी से जाता तो क्या होता? ग्रेविटी के द्वारा ही जाता है, ऐसा भी आपके मन में आ सकता है। हाँ, अगर ग्रेविटी है तो हम लोग ग्रेविटी में पढ़ चुके हैं फिजिक्स में कि प्रत्येक वस्तु या प्रत्येक रचना या प्रत्येक पदार्थ को पृथ्वी क्या करती है, अपने तरफ खींचती है, अपने तरफ आकर्षित करती है, और इसी को हम ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी कहते हैं। तो अगर ये ग्रेविटी से होता भोजन का मूवमेंट, तो क्या होता? अगर हम स्पेस में गए होते, स्पेस होता है, अभी रोको ना, अरे बाबू तुम देगी वो आपका आगे से मतलब कि एंटीरियर रीजन से पोस्टीरियर रीजन तक नहीं जाता, बल्कि वहां पर रुक जाता। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम स्पेस में जाते हैं तो वहां पर ग्रेविटी नहीं है। तो खैर, ये जो फूड का मूवमेंट है आखिर होता कैसे है, इसको दिखाने के लिए अभी हम एक फिगर से आपको दिखाते हैं कि ये कैसे हो रहा है। और इस कैनाल में देख सकते हैं कि बीच में कुछ लाल जैसा थोड़ा वो भोजन है नली के बीच में। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ऐसा ही होता है। देखो, कहीं पर फैल रहा है और कहीं पर क्या हो रहा है, सिकुड़ रहा है और कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और कहीं पर एक्सपैंड हो रहा है। ये जो एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन जो हो रहा है, इसके कारण भोजन जो होता है वो आराम से आपके लैरिंग से जैसे ही प्रवेश करता है ओसोफेगस में, उससे होते हुए धीरे 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 आपके रेक्टम में चला जाता है, और अंततः अनयूज्ड जो फूड है, या जिसको हम कहते कि वो फीसेस है, मल है, वो शरीर से बाहर चला जाता है।
है ना, अनडाइजेस्टेड जो फूड है वो बाहर चला जाता है। तो ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या पेरिस्टालसिस है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर होता है भोजन को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन इसमें एक बात और ध्यान में रखिएगा, आपसे पूछता है कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का महत्व है डाइजेशन में या नहीं है। देखो इसका महत्व है, अगर ये नहीं होता तो भोजन क्या होता, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में आगे बढ़ता ही नहीं, जहां तहां रुका हुआ रह जाता। जैसे आप ऐसे समझ लो, आप देखे होंगे अभी कुछ एक जगहों पर फीता जैसा लगा होता है थ्रेशर में, जिस पर स्टोन को रख दिया जाता है और जैसे जैसे फीता आगे बढ़ता जाता है स्टोन के जो टुकड़े होते हैं उस पर वो भी आगे बढ़ते हैं। तो ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, देखो भोजन को ऊपर से, देखो ऊपर से नीचे ले जा रहा है, मतलब एक तरफ से दूसरे तरफ बढ़ा रहा है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये जो हो रहा है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, अगर ये नहीं होता तो फूड क्या होता, जहां तहां आपका वो डिग्रेड होने लगता, वो आपका सड़ने लगता और डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता। यही स्थिति होती है जब हम ज्यादा जो है ना वो आपका वैसे फूड को खाते हैं जिसमें फाइबर्स नहीं होता है या कम होता है, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो थोड़ा स्लो हो जाता है। और स्लो होने के कारण फूड जो है अनडाइजेस्टेड वेस्ट के रूप में जो बचा हुआ है आइटम, वो ज्यादा देर तक आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जहां तहां फंसता है और इससे इसी को कब्ज कहते या फिर कंस्टिपेशन कहते हैं। तो कंस्टिपेशन या कब्ज में होता क्या है, कंस्टिपेशन या कब्ज में जो आपका भोजन का आइटम है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है या काफी स्लो आगे बढ़ता है या जहां तहां चिपक जाता है। और ये इसकी दो कारण मानी जाती है। पहला तो कि फूड में वाटर की मात्रा कम हो तब होता है, और दूसरा ये माना जाता है कि फाइबर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एलिमेंट्री कैनाल के दीवार को अंदर से जो है ना वो स्टिमुलेट करते हैं, और जब फाइबर्स भोजन में कम होता है तो स्टिमुलेशन न के बराबर होता है और भोजन जो है ना वो आपका नॉर्मल रेट से आगे नहीं बढ़ पाता। ठीक है, तो ये था पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब हम आगे बढ़ेंगे तो मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन का बात करेंगे। हाँ, अब हमारा जो भोजन हम ले लिए थे, मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन को हम यहाँ पर शुरू करना चाह रहे थे, तो मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन को हम यहाँ पर शुरू थोड़ा सा करते हैं और इसको कई स्टेप में ये पूरा होता है उसको देखते हैं। सबसे पहले जो है ना डाइजेशन शुरू कहाँ होता है, मैकेनिज्म जो है डाइजेशन का वो शुरू कहाँ होता है। जैसे ही भोजन को माउथ से डालते हैं अंदर में, तो हमारे बकल कैविटी जो आपका जो कैविटी है उसको लोग माउथ भी लिख देते हैं, लेकिन उसको बकल कैविटी या ओसोफैरिंजियल कैविटी भी कुछ ऑर्गेनिज्म में जाना जाता है इसको। वो जो आपका बकल कैविटी है वो आपका एक स्पेसियस रचना है, उसमें कई जो है ना स्ट्रक्चर्स है, जैसे टीथ है, जैसे टंग है। इन सब के मिलने से फिजिकल डाइजेशन फूड का शुरू हो जाता है। तो हमारे बॉडी में फूड का डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है, बकल कैविटी से शुरू होता है। और किस रूप में, सबसे पहले फिजिकल डाइजेशन के रूप में या मैकेनिकल डाइजेशन के रूप में, जिसमें जो भोजन के पार्टिकल्स हैं वो बड़े बड़े पार्टिकल्स को, बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है। टीथ जो है ना उनको ग्राइंडिंग करता है, और टंग जो है ना उनको क्या करता है, मिक्स करने में सलाइवा के साथ मदद करता है। और तो और जब मूव करता है तो भोजन के जो पार्टिकल्स बड़े बड़े हैं वो और टुकड़ों में बदलते हैं। तो इसके बाद हम बकल कैविटी में ही आपका सलाइवा निकलता है, कहाँ से, आपके सैलिवरी ग्लैंड से। तो ये जो सलाइवा है वो सलाइवा आपका क्या करता है, भोजन के आइटम्स का डाइजेशन करने में मदद करता है, केमिकल डाइजेशन शुरू करने में। तो भोजन का, फूड का जो आपका डाइजेशन था वो शुरू हुआ बकल कैविटी में, किसके मदद से, तो कुछ स्ट्रक्चर जैसे कि टीथ है और टंग है उसके मदद से फिजिकल डाइजेशन के रूप में। और उसमें जो है ना सलाइवा में जो सलाइवा मिला, सलाइवा में क्या होता है, सैलिवरी एमाइलेज होते हैं
या ये माइलेज होता है, या जिसे टाइलिन भी हम बोलते हैं, वो क्या करता है, फूड में मौजूद कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू कर देता है केमिकल डाइजेशन के रूप में। मतलब उनके बॉन्ड को तोड़ना शुरू कर देता है, जिससे बड़े मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल में बदलना शुरू हो जाते हैं। फिजिकल डाइजेशन में बड़ा पीस छोटा पीस में बदलता है, जबकि केमिकल डाइजेशन में मॉलिक्यूल लेवल पे या कंपाउंड लेवल पे बॉन्ड टूटता है, जिससे क्या होता है, बड़े कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल मॉलिक्यूल के रूप में टूटना शुरू हो जाते हैं। अब है कि हमारा जो डाइजेशन होता है बकल कैविटी में शुरू, वो किस मीडियम में होता है, एसिडिक में कि अल्केलाइन मीडियम में। देखो, जैसे ही फूड आपके सलाइवा में आता है, मतलब सॉरी बकल कैविटी में आता है, तो सलाइवा का सिक्रेशन शुरू जो हुआ था, वो क्या करता है, स्लाइटली जो है ना एसिडिक बनाकर रखता है आपके किसको, बकल कैविटी के मीडियम को। हमारा जो सिलाइवा होता है उसका जो पीएच मान होता है 6.8 होता है करीब करीब, अर्थात स्लाइटली एसिडिक। आप जानते थे 7 से नीचे जब होता है तो एसिडिक बोलते, और 7 से ऊपर पीएच मान में अगर हो तो उसको बेसिक बोलते, तो यहाँ पर या अल्केलाइन बोलते। तो यहाँ पर जो है ना, जब आपका ये डाइजेशन शुरू हुआ स्लाइटली एसिडिक मीडियम में, और कैसे कैसे हुआ बकल कैविटी के अंदर, सो आपको बताए। उसके बाद बकल कैविटी के बाद भोजन जो है ना वो आपका आगे बढ़ा दिया जाता है, फेरिंग्स में जाता है। हाँ, किसके मदद से, टंग के मदद से, पैलेट के मदद से, सेलाइवा के साथ मिलकर एक एक चबाया हुआ भोजन या पार्शियल डाइजेस्टेड फूड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, और उसको बोलते हैं हम बोलस। तो बोलस के रूप में भोजन आगे बढ़ता है। हम लोग बचपन से कुछ एक क्वेश्चन को देखते आ रहे हैं कि जब हम मोटी रोटी को ज्यादा देर तक चबाते हैं या रोटी को ज्यादा देर तक चबाते हैं तो मीठी लगती है, क्यों? तो टाइलिन जो है वहां पर स्टार्च को बदल देता है किस रूप में, वो सिंपल आपका मॉलिक्यूल के रूप में, जिसके चलते हमारा जो जीभ होता है, जीभ पर जो आपका या टंग पर जो कुछ सेंसरी सेल्स होते हैं, जिनको हम लोग टेस्ट बर्ड्स कहते हैं। टेस्ट बर्ड्स जो है ना वो आपके जीभ पर पाया जाता है, और वो क्या करता है, सेंसेशन देता है, केमिकल सेंसेशन देता है, फूड के नेचर का, फूड के टेस्ट के बारे में बताता है। तो वो क्या करता है कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड था, जो कि इनसॉल्युबल था या नॉन सॉल्युबल था वाटर में, उसका टेस्ट नहीं ले पा रहा था। तो स्टार्च जो था में फूड में, उसका वो टेस्ट नहीं ले पा रहा था। लेकिन जब वो आपका टूट जाएगा माल्टोज के रूप में या सिंपल मॉलिक्यूल के रूप में, तो क्या होगा, उसको वो आराम से डिटेक्ट कर लेता है भोजन में। और इसीलिए हमको जो जब ज्यादा देर तक भोजन को चबाते हैं तो ये आपका जो सिंपल मॉलिक्यूल है उसकी मात्रा बढ़ेगी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के तुलना में, क्योंकि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल वहां पर डाइजेस्ट हो रहा था। तो इसके चलते हमारा भोजन जो है ना वो आपका बकल कैविटी में मीठा लगना शुरू हो जाएगा। अब भोजन आगे बढ़ता है, कहां से, बकल कैविटी से गया कहां, फेरिंग्स में। फेरिंग्स जो था आपको बताए थे पीछे कीपनुमा था, वहां पर कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं निकलता, और कोई फिजिकल स्ट्रक्चर भी नहीं है जो उसको डाइजेस्ट करने में मदद करे। वो सिर्फ एक पैसेज के रूप में, रास्ता के रूप में काम करता है। वहां से भोजन जो है अंततः बढ़ जाता है ओसोफेगस में। ये जो है आपका आगे से बताया था कि ये लैरिंग्स है, और जस्ट इसके पीछे का जो नली है, इसके जस्ट बैक में पीछे में अंदर से, उसको बोलते हैं ओसोफेगस। ओसोफेगस में भी कोई डाइजेस्टिव एंजाइम्स अभी तक तो नहीं मालूम है कि निकलता है, लेकिन आगे अगर मालूम हो तो अच्छा बात है। फिलहाल जो है ना हम यही जानेंगे कि डाइजेशन शुरू हुआ था बकल कैविटी में, फेरिंग्स में जो है ना डाइजेशन होता रहेगा, लेकिन किसके मदद से, वो जो टाइलिन था ना सलाइवा में, उसके मदद से। भोजन जो है ना वो बढ़ गया कहाँ, ओसोफेगस में, वहां पर भी डाइजेशन होता रहेगा, लेकिन एंजाइम कौन होगा, सैलिवरी एमाइलेज या टाइलिन होगा। मतलब कि सलाइवा ही वहां पर भी डाइजेशन करता रहेगा, क्योंकि भोजन के साथ मिला हुआ है। अब भोजन आगे बढ़ता है। अब कई बार देखना कि कोई बर्तन में जो है ना भोजन बना रहे हैं, उसको उतार के रख देते हैं, कुछ समय तक भोजन क्या होता है, वो आपका खौलते रहता है या खटखटाते रहता है, मतलब उसमें से बॉइलिंग सेंसेशन होता रहता है। ऐसा क्यों होता रहता है, क्योंकि भोजन जो है, वो जो बर्तन है ना वो गर्म है। यही स्थिति आपका इधर भी होता है, ओसोफेगस के अंदर भी डाइजेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें आपका ऑलरेडी सलाइवा मिलाया जा चुका है, सलाइवा मिला हुआ है। बोलस के रूप में वो भोजन जो है ना वो आगे बढ़ा, बढ़ते हुए पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो अभी आपको दिखा है, उस मूवमेंट के कारण भोजन जो है ना धीरे धीरे स्टोमक में चला गया।
ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट डालते हैं और हड़ाक से नीचे गिर जाता है, जैसा कि कोई पदार्थ को, इस कलम को, पेन को छोड़ दे और छोड़ने पर डायरेक्ट नीचे गिर जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, बल्कि एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है आपके इंटेस्टाइन में, तो भोजन आराम से नीचे बढ़ता है। ठीक है, अब भोजन जो है ना नीचे बढ़ते बढ़ते चला गया कहाँ, आपका स्टोमक में। स्टोमक में जो है ना भोजन के दूसरे आपके जो कंपोनेंट है प्रोटीन, उसका डाइजेशन शुरू होता है। यहां पर आपको बताए थे हम, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू हुआ था स्लाइटली एसिडिक मीडियम में। अब जब स्टोमक में हम पहुंचते हैं, जैसा कि पीछे फिगर में आपको बताए थे, स्टोमक में जो आपका स्टोमक का दीवार था, उसके दीवार पे कुछ आपके जो सेल्स होते हैं वो ग्लैंड के रूप में काम करने लगते हैं, मतलब सिक्रीशन देते हैं, स्राव देते हैं। हमारे शरीर की वैसी कोशिकाएं या वैसी रचनाएं जो सिक्रीशन देती हैं, उनको हम ग्लैंड्स कहते हैं। तो जो आपका स्टोमक था, उसके दीवार पर जो आपका था ऐसा, उसको भी हम क्या बोलेंगे, आपका ग्लैंड्स बोलेंगे। और उस ग्लैंड का नाम है पेप्टिक ग्लैंड्स या गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। चूंकि वो कहां पर है भाई, गैस्ट्रिक ग्लैंड है कहां पर, तो आप आराम से बताओगे कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है वो आपका स्टोमक के दीवार पर है, इसीलिए उसका नाम पेप्टिक ग्लैंड या गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोल रहे थे। अब वो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, अब वो क्या करता है, वो अपना जो है ना भोजन के डाइजेशन के लिए अपना एंजाइम देता है, और उसमें आपका कई प्रकार का सिक्रीशन होता है उसके सिक्रीशन में, जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। तो स्टोमक में जो डाइजेस्टिव लिक्विड निकलता है या फ्लूइड निकलता है, उसका नाम है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में कम से कम 4 जो है ना कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट है। पहला तो वाटर है, वाटर तो आपका जो है ना वो सब जगह है, तो वाटर को भी ले लो तो 5 हो जाएगा। वाटर सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है किसी भी सिक्रीशन में। हाँ, मीडियम क्या करता है, प्रोवाइड करता है। जो जो सबसे महत्वपूर्ण, वाटर को अगर छोड़ दे उसके बाद का महत्वपूर्ण का बताएं, तो वहां पर HCl निकलता है। कहाँ, स्टोमक में। तो क्वेश्चन आता है कि स्टोमक में हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में HCl कहाँ निकलता है, या हमारे बॉडी में HCl का सिक्रीशन कहाँ होता है, स्टोमक में। और इतना ज्यादा निकलता है, इतना ज्यादा जो है ना उसका कंसंट्रेशन होता है कि वो पीएच मान जो होता है स्टोमक का, उसको 1.5 से लेके 2.5 कर देता है। अगर थोड़ा बहुत भी आपको याद होगा तो पीएच मान आप पढ़े होंगे, पीएच वैल्यू के बारे में आप पढ़े होंगे। अगर 7 से नीचे हो, बिलो हो, इधर 0 कर लेते हैं हम, हाँ 6, 5, 4 ऐसे करके, इधर जो है ना 8, इधर हम राइट हैंड के साथ 9, 10 ऐसे कर लेते हैं। तो इधर अगर हम बढ़ते हैं, अल्कलाइनिटी बढ़ता है, अल्के लाइन होते जाता है, ठीक है, या बेसिक होता जाता है, थोड़ा सा नजर आने में दिक्कत हो रहा है ना, अल्केलाइन होता जाएगा। और इधर जब हम बढ़ेंगे तो ये एसिडिक होता जाता है ना। इसके बारे में केमिस्ट्री में भी देखेंगे हम कि पीएच मान जो होता है वो हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन देखता है किसी भी मीडियम में। हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन कितना है, H+ आयन का कंसंट्रेशन कितना है, इसी को बताता है पीएच मान। तो अगर इस तरफ हम बढ़ेंगे तो एसिडिटी बढ़ता है, और इस तरफ जब बढ़ते हैं, राइट हैंड की तरफ जब बढ़ते हैं, तो बेसिसिटी बढ़ता है या अल्कलाइनिटी बढ़ता है। तो पीएच मान जो होता है वो आपका कितना हो जाता है, सोचो 0 से पीएच मान शुरू करते हैं, और वो आपका 1 मान लेते हैं, यहाँ है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, ऐसे। तो इतना इतना के बीच में होता है, 1.5 to 2.5 पीएच मान होता है। कहाँ, आपके स्टोमक के अंदर। किसके कारण, वो जो HCl निकल रहा था ना उसके कारण। अगर इतना नहीं रहेगा, 2.5 से ज्यादा हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा, तो डाइजेशन वहां पर रुक जाता है। कहाँ, स्टोमक में। तो स्टोमक में डाइजेशन के लिए पीएच मान का 1.5 to 2.5 होना आवश्यक है, और ये मेंटेन रहता है किसके कारण, HCl के कारण। तो अब थोड़ा सा HCl का फंक्शन कर लेते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट में एक सिक्रीशन है जो निकलता है आपके स्टोमक में। स्टोमक के जो आपका क्या था, वो जो सिक्रीशन था जिसका नाम था गैस्ट्रिक जूस या पेप्टिक जूस, उसमें पाया जाता है। तो HCl क्या करेगा, HCl क्या करता है, सबसे पहले तो
हाईली एसिडिक बनाता है मीडियम को, और इसके कारण भोजन में जो भी बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिम्स आए हैं, जैसे बैक्टीरिया है, कुछ फंगस होगा, कुछ प्रोटोजोअन्स वगैरह होंगे, उनको डिस्ट्रॉय कर देता है ना। क्या हुआ, फल रखा हुआ था, आप उसको धोए, ठीक से धो नहीं पाए या जो भी हो, तो उसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह भी आपके बॉडी में आ जाएंगे, फंगस वगैरह आपके बॉडी के अंदर आ जाता है। इसलिए फूड को कहा जाता है कि वो हमेशा जो है ना ताजा खाना चाहिए या ठीक से धो के खाना चाहिए। तो खैर वो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी के अंदर आ गए, तो उसको जो है ना, वो जो HCl है वो क्या करता है, मारने में मदद करता है, कील करने में मदद करता है। ऐसा नहीं है कि सबको मार ही देता है, लेकिन कोशिश करता है, और काफी हद तक उसमें ढेर सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को समाप्त कर देता है अगर है फूड में। तो पहला काम HCl का। दूसरा काम HCl का क्या है, वो क्या करता है, पहला तो आपको बताया हाईली एसिडिक बनाता है, दूसरा क्या बोले, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देता है, और तीसरा का बात करते हैं, ये कई जो आपके एंजाइम्स होते हैं जो गैस्ट्रिक जूस में पाए जाते हैं, वो इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, उनको एक्टिव करता है। जैसे पेप्सिन है, पेप्सिन जो है ना उसको आप एक्टिवेट करता है। रियली में पेप्सिन जो होता है गैस्ट्रिक जूस में, वो पेप्सिनोजीन के रूप में रहता है। प्रकृति क्या करती है कि पेप्सिन को बना के जो है ना सिक्रीशन के रूप में नहीं देती है। अगर सिक्रीशन के रूप में जिस सेल से निकलेगा तो पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ता है, तो सेल को ही तोड़ देगा। इसलिए उसको इनएक्टिव फॉर्म में बाहर देती है कि आप उसको एक्टिव कर लें। जैसे कि आपके घर में कई जो आपके सामान आते हैं वो पैक्ड होते हैं, मतलब इनएक्टिव होते हैं, आप उनको जोड़कर एक्टिव बनाते हैं। यही स्थिति कुछ हद तक यहाँ भी है। तो क्या होगा, जैसे ही आपका जो है ना वो आपका भोजन आया, पेप्सिनोजीन जो है ना HCl के मदद से पेप्सिन के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। और दो एंजाइम है जो प्रमुख है, जिसमें एक है रेनिन या काइमोसिन, ये भी जो है ना आपका क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है। तो पेप्सिन प्रमुख एंजाइम है और रेनिन और काइमोसिन भी है। माना यह जाता है कि ट्रिप्सिन भी निकलता है, लेकिन उसके बारे में हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ट्रिप्सिन बोल रहे, माना यह जाता है कि लिपिड को डाइजेस्ट करने वाला लाइपेज भी निकलता है, ट्रिप्सिन नहीं, लाइपेज भी निकलता है। और लाइपेज क्या करता है, फैट का डाइजेशन करता है या वसा का डाइजेशन शुरू करता है स्टोमक में। लेकिन चूंकि वो निचले हिस्से में पाया जाता है स्टोमक का, तो अभी भी इसमें कंफ्यूजन है कि वो ओसोफेगस से ऊपर आता है, मतलब छोटी आंत से ऊपर चढ़ जाता है क्या स्टोमक में, या ऊपर से निकलता है। तो खैर मेनली जो डाइजेशन होता है आपके लेवल में जो जानना है वो है प्रोटीन का शुरू होता है कहां पर, स्टोमक में। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन वहां नहीं होगा, क्योंकि मीडियम जो था वो हाईली एसिडिक हो गया है, तो सलाइवा काम नहीं करेगा वहां। सलाइवा जो भोजन में मिला हुआ था ना वो इनएक्टिव हो जाता है हाईली एसिडिक मीडियम के कारण। तो भोजन का डाइजेशन शुरू करने के लिए एंजाइम को स्टिमुलेट करता है, एक्टिवेट करता है, उसके रूप को बदल देता है कौन, पेप्सिन, जिसमें ये HCl। पेप्सिन जो है ना एक्टिवेट हो गया, पेप्सिन अब क्या करेगा, प्रोटीन का डाइजेशन शुरू कर देगा, प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेगा, जिसको पेप्टोन्स कहते हैं, पेप्टोजेज कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक और एंजाइम है जिसका नाम है रेनिन या काइमोसिन, वो आपके पेप्टिक जूस में पाया जाता है, गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है। ये जो आपका रेनिन है या काइमोसिन है, दोनों का अलग अलग माना जाता है। रियली में हम लोग जो है, मनुष्य जो है, उसमें उसको काइमोसिन नाम दिया गया है, जबकि जो कैटल्स वगैरह होते हैं उसमें उसको रेनिन कहते हैं। वो भी एक महत्वपूर्ण एंजाइम है। वो क्या करता है, दूध को जमाता है या कडलिंग ऑफ मिल्क करता है, दूध को थक्का बनाता है, दही के रूप में कन्वर्ट करता है। आप बोलोगे तो दूध को दही के रूप में कन्वर्ट करने से कैसे क्या फायदा होने वाला है। जिस प्रकार से हम पानी पीते हैं, तो पानी लिक्विड है, वो क्या होगा, तेजी से आगे बढ़ जाता है। उसी प्रकार से मिल्क भी क्या है, फ्लूइड ही है, लिक्विड है, वो क्या होगा, तेजी से आगे बढ़ जाएगा, तो उसका डाइजेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या करता है, सबसे पहले उसको जमा देता है, उसको जो है ना वो आपका सेमी सॉलिड में बदल देता है, लिक्विड से या फ्लूइड से सेमी फ्लूइड में बदल देता है, ज्यादा चलेगा, सेमी फ्लूइड में बदल देता है, सेमी लिक्विड में बदल देता है, और वो थक्का बन जाता है, जैसे दही होता है, आप देखते हो। तो दही के रूप में एक तरह से जमा देता है, जिससे क्या होता है, वो ज्यादा देर तक स्टोमक में रुकेगा। तो अगर उसमें स्टोमक में ज्यादा देर तक नहीं रुकेगा तो उसका डाइजेशन शुरू नहीं हो पाएगा।
ये कडलिंग ऑफ मिल्क जो है ना, वो काम किसका है? रेनिन का या काइमोसिन का। और उसको भी एक्टिवेट कौन किया था? एचसीएल किया था। तो ये 3-4 था जो प्रमुख था। चौथा जो है सिक्रीशन, ऐसे तो 5 बता रहे थे ना, तो चौथा जो सिक्रीशन है वो जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है म्यूकस। म्यूकस जो है ना वो क्या करता है? म्यूकस रेली में नेटा या खखार जैसा होता है, या वही है एक तरह से जो नेटा आपका निकलता है ना नाक से, आप देखेंगे वो चटचटा होता है। वो रियली में एक प्रकार का म्यूकोपॉलीसेकेराइड है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। वो जो है ना क्या करता है, कुछ हद तक प्लास्टर या पेंट का काम करता है। जैसे हम दीवार पर पेंट लगा देते हैं या प्लास्टर कर देते हैं तो दीवार का क्या होता है? लाइफ बढ़ता है, वो ज्यादा दिन तक अच्छा बना रहता है। यही काम वो करता है आपके इंटेस्टाइन के अंदर। स्टोमक के अंदर जो एंजाइम काम शुरू किया था वो क्या करता है? पूरे के पूरे स्टोमक के अंदर के दीवार को वो घेर के रखता है, उसको एक लेयर बना के रखता है, जिससे वो उन एंजाइम के द्वारा या एचसीएल के द्वारा स्टोमक के दीवार को कोई ज्यादा हानि न पहुंचे। और इसीलिए म्यूकस जो है ना हमेशा निकलता रहता है और उस पर लेयर के रूप में बदलता वो चढ़ता जाता है, हटता जाता है, चढ़ता जाता है। अब आपके मन में आएगा, कई बार लोग पूछते भी हैं कि हम लोग जो है ना किसी भी तरह का भोजन करते हैं वो स्टोमक में पच जाता है, हमारे आंत के अंदर पच जाता है, तो आंत क्यों नहीं पच जाता, हमारा इंटेस्टाइन क्यों नहीं पच जाता है? देखो रियली में इंटेस्टाइन जो होता है हमारा, वो बना हुआ होता है मसल्स का, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए दो दो व्यवस्था की गई है आपके एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। पहला, समानतः उसमें जो एंजाइम का सिक्रीशन होता है या जो सिक्रीशन उसका होता है, जिसको हम जूस के रूप में बोलते हैं, चाहे तो आपका गैस्ट्रिक जूस हो गया, चाहे एलिमेंट्री जूस हो गया, चाहे बाइल वगैरह हो गया, या पैनक्रिएटिक जूस हो गया, इन सब का सिक्रीशन जो है ना सामान्यतः 2-3 चीज पर होता है। पहला, भोजन अगर जाएगा तभी होगा, और अगर ऐसे भी होगा तो काफी कम होता है, उसको मिनिमाइज किया जाता है। किसके मदद से? म्यूकस के मदद से। म्यूकस उसको क्या करता है? उसके साथ रिएक्ट करके उसको मिनिमाइज करता है, उसके असर को कम करता है। तो पहला तो ये है कि म्यूकस जो है ना वो आपको प्रोटेक्शन देता है। किससे? वो जो फूड जो आपके स्टोमक में डाइजेस्ट हो रहा था उससे मैकेनिकल जो है ना इंजुरी जो होने वाला है दीवार को, उससे बचाता है। और दूसरा जो है ना, जो एंजाइम्स हैं कई प्रकार के, एचसीएल है, उससे भी किसको बचाता है? आपके स्टोमक के दीवार को बचाता है। लेकिन वो जो है ना केवल वही जिम्मेवार नहीं है, एक और मैकेनिज्म है जो आपको बचाता है। वो क्या है कि उनका सिक्रीशन, किनका? पेप्टिक जूस का सिक्रीशन या गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन तभी होता है जब हम भोजन को देखते या खाते हैं, हाँ, सुनते या खाते हैं। इसीलिए अगर भोजन को नहीं खाएंगे तो आपका गैस्ट्रिक जूस नहीं निकलेगा या न के बराबर निकलेगा, तो आपके इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम होने का संभावना कम है। और रूटीन से निकलता है। अगर आप रोज 8 बजे खाते हैं, 9 बजे खाते हैं, तो 9 बजे ही वो आना शुरू होता है। ठीक है, एक रूटीन बना लेता है अपने, आपके बायोलॉजिकल क्लॉक होता है आपके बॉडी के अंदर। अब भोजन वहां से बढ़ गया आगे, कहां से? आपको बताए, स्टोमक से। स्टोमक से आगे बढ़ने में, स्टोमक को खाली होने में, मतलब भोजन को आगे बढ़ने में, आपको बताए थे स्टोमक के नीचे में एक छोटा सा जो है ना रबर का बैंड जैसा होता है, मसल्स का एक बैंड होता है, मसल्स बैंड होता है जो कि रबर जैसा काम करता है। उसको बोलते हैं हम क्या? स्फिंक्टर मसल्स। ठीक है, वो क्या करता है? स्फिंक्टर मसल उसको बंद करता है, उसके ओपनिंग को। किसके ओपनिंग को? स्टोमक के ओपनिंग को। किसमें? डियोडनम में। तब तक नहीं खुलता है, तब तक भोजन को पार नहीं होने देता है, जब तक कि उसको खबर ऊपर से नहीं आ जाए कि हाँ भोजन को आगे बढ़ने देना है, दरवाजा बंद रखना। लेकिन समस्या यहां पर यह था कि लिक्विड अगर रहेगा ज्यादा तो क्या होगा? आगे बढ़ जाएगा। कई बच्चे हमसे पूछते हैं, या कई बार आप लोग घर में भी सुनते होंगे कि खाना खाने वक्त, भोजन करने वक्त पानी नहीं पीना चाहिए। क्या इसका क्या रीजन है? देखो, स्टोमक में भोजन गया था, अभी आपको बताया, उसमें 3-4 सिक्रीशन प्रमुख था। कौन कौन था? एचसीएल था, पेप्सिन था, रेनिन या काइमोसिन था, हाँ, म्यूकस था, और वाटर बताया आपको प्रमुख है। करीब करीब जो है ना 1.5 से 2 लीटर तो आराम से आपका आते रहता है। तो आप ये सोच लो, अगर जो एचसीएल निकला है वो पीएच के मान को 1.5 से 2.5 कर रहा है, मतलब सोचो कितना कम है आपका पीएच मान आपके स्टोमक के अंदर। अगर जो है ना बाहर से हम वाटर मिला देंगे उसमें, खाना खाए हैं तो निकला हो, आपको बताया था ना खाना खाते हैं तब निकलता है, तो खाना खाए तो निकला हो,
और भोजन का डाइजेशन शुरू किया था, आप ऊपर से पानी डाल दिए। पानी डालेंगे तो क्या होगा, वो जो आपका HCl मॉलिक्यूल है उसकी संख्या कम हो जाएगी, वाटर मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ जाएगी। तो इसको कहते हैं उसका डाइल्यूट हो जाना, है ना। HCl क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। जैसे H2SO4 है, HCl है, या जो भी आपका आप पढ़ोगे एंजाइम के बारे में, उसमें दो शब्द आता है या एसिड के बारे में, तो वहां पर आएगा कि ये कॉन्क है और ये डाइल्यूट है। डाइल्यूट का मतलब होता है कि जो आपका हम एसिड लिए हैं, एसिड मॉलिक्यूल की संख्या कम और वाटर मॉलिक्यूल की संख्या ज्यादा, जितना ज्यादा होता जाएगा उतना ज्यादा वो डाइल्यूट होता जाएगा। जितना ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल किसी भी एसिड में होगा उतना ज्यादा डाइल्यूट होगा, और जितना कम वाटर मॉलिक्यूल होगा किसी एसिड में उतना ज्यादा कॉन्क होगा, कंसंट्रेटेड होगा। ठीक है, तो जब हम वाटर मिला देंगे खाना खाने के बाद, तो पीएच मान जो चाहिए 1.5 से 1.5 से 2.5 चाहिए, वो नहीं रह पाएगा और आपका डाइजेशन कम होगा। इसलिए कहा जाता है, लोग हमारे पूर्वज भी कहते थे और आज भी लोग बोलते हैं कि खाना खाने के तुरंत बाद, भोजन करने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, नहीं तो डाइजेशन नहीं होगा, वो आपका क्या हो जाएगा, इनडाइजेशन होगा, अपच हो जाएगा, भोजन ठीक से नहीं पचेगा और वैसे लोगों का शरीर ठीक नहीं रहता है। खैर, अब आगे बढ़ रहे हैं। ये जो आपका पेप्सिन वगैरह बताए, उसका काम करने का ढंग बताए, वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, मतलब वाटर की उपस्थिति में काम करता है। तो आप बोलोगे सर अभी तो आप मना कर दिए कि पानी पीना नहीं है, पानी पीते तो ज्यादा काम करता। नहीं, उसके पास उतना पानी है कि जितना वो काम कर सके, ऑलरेडी शुरू कर सके। और लेकिन भोजन में पूरी तरह से मिल जाए, उसको वो डिग्रेड करना शुरू कर दे, उसमें जो आपका हानिकारक पदार्थ है उसको अलग कर दे, मतलब उसको मार दे, पेप्सिन को एक्टिवेट कर ले, रेनिन को एक्टिवेट कर ले, उसके लिए उसका कंसंट्रेशन जो है ना वो आपका मेंटेन करना जरूरी है, और उसका पीएच मान आपका 1.5 to 2.5 रहना जरूरी है, नहीं तो फिर पेप्सिन काम करेगा ही नहीं, रेनिन काम करेगा ही नहीं। ठीक है, खाना खाने के 1 घंटा के बाद, हाँ 40-45 मिनट या 50 मिनट के बाद आपको पानी पीना चाहिए। पानी पीने से क्या फायदा होगा, अब वहां पर वाटर की मात्रा बढ़ जाएगी, तो जो काम HCl को करना था ऑलरेडी कॉन्क होके वो कर चुका है, अब वो क्या करेगा, प्रोटीन को तोड़ना शुरू करता है, उसके लिए उसको वाटर ज्यादा चाहिए, क्योंकि बिना वाटर का वो काम करेगा नहीं। तो वाटर जितना ज्यादा रहेगा ना वो उतना बढ़िया काम करेगा। तो अब पानी आपको पीना चाहिए, तो भोजन करने के आधा घंटा पहले पानी पी लीजिए, या भोजन करने के आधा 1 घंटा के बाद पानी पीजिए, आपका डाइजेशन ठीक रहेगा। भोजन करने के साथ पानी नहीं पीना चाहिए, कहा यह जाता है कि जितना हम पानी पीते हैं उतना जहर हो जाता है वो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। भोजन आपका स्टोमक से निकल रहा था, निकलने में करीब 3 से 3.5 घंटा तो मिनिमम लगता है ना, मन औसत लगता है, 3-3.5 घंटा में वहां से भोजन आगे बढ़ता है। अगर आप ज्यादा खाए हैं वसा वाला चीज, है ना, ज्यादा वसा है भोजन में आपका, या प्रोटीन ज्यादा है, तो थोड़ा देर होता है, 3.5 से ऊपर लगता है थोड़ा बहुत। और अगर जो है ना उसमें स्टार्च ज्यादा है तो 3.5 से कम लगता है, इसलिए हम 3 से 3.5 बता रहे थे औसत, है ना। भोजन निकलता है कहां से, स्टोमक से आगे बढ़ता है। अब भोजन स्टोमक से आगे बढ़ के कहां जा रहा है, डिओडिनम में गया। डिओडिनम ऐसे आपको बताए थे, सी आकार का या यू आकार का था, हाँ। उसमें आपका 2-3 जगह से सिक्रीशन आने वाला है। एक तो पैनक्रियाज से, पैनक्रियाज जो है ना वो उसका सिक्रीशन वहां देगा, और दूसरा लीवर से आने वाला है। लीवर और पैनक्रियाज दोनों पीछे के हम क्लास में बताए थे, और कहां पर कैसे अरेंज है सो भी बताए थे। अब लीवर का सिक्रीशन जो है ना बाइल के रूप में आएगा, पैनक्रियाज का पैनक्रिएटिक जूस के रूप में आएगा, प्लस ये जो आपको बता रहे हैं ऐसे मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर जिसका नाम डिओडिनम बोल रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन का छोटा पार्ट है ये। तो डिओडिनम का जो दीवाल है उसके दीवाल पे भी कुछ ग्लैंड्स पाए जाते हैं, सेल्स पाए जाते हैं जो ग्लैंड जैसा काम करते हैं, और उनको बोलते हैं, उनसे जो निकलता है सिक्रीशन उसको बोलते हैं हम इंटेस्टिनल जूस। ठीक है, तो 3 तरह के सिक्रीशन आएगा किसमें, डिओडिनम में। पहला आपका आ गया लीवर से बाइल के रूप में, दूसरा पैनक्रियाज से पैनक्रिएटिक जूस के रूप में, और तीसरा इंटेस्टाइन के जो दीवाल है उस पे जो आपका ग्लैंड्स है जिसको इंटेस्टिनल ग्लैंड्स बोल रहे थे उसके सिक्रीशन के रूप में, जिसको इंटेस्टिनल जूस कहते हैं या सकस इंटेरिकस कहते हैं।
अब यहाँ पर भोजन का ज्यादा डाइजेशन शुरू हो जाता है, करीब करीब सारे के सारे कंपोनेंट्स का डाइजेशन शुरू हो जाता है डियोडनम में। बकल कैविटी में किसका, कार्बोहाइड्रेट का, स्टोमक में किसका, प्रोटीन का मेनली, ठीक है। और यहाँ डियोडनम में करीब करीब सारे आपके भोजन के कंपोनेंट्स का, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे फैट हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे न्यूक्लिक एसिड हो, इन सब का डाइजेशन कुछ हद तक शुरू हो जाता है। अब वहां पर जो है ना भोजन आपका बहुत देर तक पचता रहता है, और वहां से भोजन तब आगे बढ़ेगा जब वहां पर डाइजेशन हो पाएगा ठीक से। उसके बाद भोजन जेजुनम में जाता है, जहां भी डाइजेशन होता रहता है इंटेस्टिनल जूस के मदद से। हाँ, वहां भी इंटेस्टिनल जूस निकलते हैं, और जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है, कहां से, जेजुनम से, ठीक है। अब इस बात को हम लोग जेजुनम से आगे बढ़ाएं तो इलियम में आते हैं। इलियम में भी भोजन का हल्का फुल्का डाइजेशन होता है, मतलब कंप्लीट हो जाता है डाइजेशन। जो आपको पचना है वो इलियम तक पच जाएगा और एब्जॉर्ब हो जाएगा। जो नहीं पच पाया, नहीं डाइजेस्ट हो पाया, वो अब बाहर जाएगा, वो अब डाइजेस्ट नहीं होगा, ठीक है। इलियम, जेजुनम इलियम के जॉइंट्स तक जो है ना जाते जाते भोजन का डाइजेशन करीब करीब कंप्लीट हो जाता है, और एब्जॉर्प्शन जो है ना डाइजेस्टेड फूड का आपके ब्लड में हो जाता है, कहां से, इंटेस्टाइन के दीवार से। किसके मदद से, तो आपको पीछे बताए थे कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाया जाता है, जिसे हम भिलाई कहते हैं, भिलाई के मदद से। अब भोजन जो है ना वो आगे बढ़ गया। भिलाई के बारे में हम आपको डिटेल से लगता है बताए थे, और अगर नहीं बताए हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर हम भिलाई के बारे में भी बता देते हैं। ये फिंगर लाइक ऐसे प्रोजेक्शंस पाया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के दीवार के अंदर के दीवार पर, ठीक है। और ये वाल हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है। और उसका जो अंदर का जो वाल होता है, लेयर, वाल लेयर, वो आपका उसमें फिंगर लाइक कुछ प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, और इन्हीं को हम बोलते हैं विलाई। विलाई का बहुत महत्व है डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में, मेनली एब्जॉर्प्शन में इसका महत्व है। ये क्या करता है, हेल्प्स इन या हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। डाइजेस्टेड फूड कैसे भाई, दो चीज से। पहला तो देखो, जो डाइजेस्टेड फूड था इधर से ऊपर से नीचे आ रहा था, वो आपका किस फॉर्म में आ गया था, करीब करीब फ्लूइड के फॉर्म में आ गया था, वो आपका वो ऐसे नीचे आएगा। अब जरा सोचो, अगर फ्लूइड के रूप में आएगा और चिकना होता तो क्या होता, तेजी से नीचे जाता। लेकिन यहाँ पर रुकावट है, तो क्या होगा, आके इस पे ढुकेगा, उसके बाद नीचे गिरेगा, तब नीचे गिरेगा। आप देखे होंगे छत से पानी अगर गिरे और छज्जा पे रुके तो छज्जा से फिर नीचे आता है, तो उसमें समय लगता है, उतना देर, ज्यादा देर तक वो कांटेक्ट में रहेगा। यहाँ भी यही होता है, वो जो मूवमेंट हो रहा था डाइजेस्टेड फूड का, उसको थोड़ा सा ये धीमा करता है, ताकि क्या हो सके, भोजन ज्यादा देर तक एब्जॉर्प्शन एरिया में रहे, ताकि एब्जॉर्प्शन उसका बढ़िया से हो सके, पहला चीज। दूसरा चीज क्या करता है, देखो सरफेस एरिया बढ़ा देता है। मान लेते हैं इसको, देखो अगर यहाँ पर नहीं रहता भिलाई तो क्या होता, सरफेस एरिया इतना ही रहता, इतना ही जगह रहता। लेकिन जब यहाँ पर भिलाई आ गया, तो भिलाई आने के कारण ये जो सरफेस एरिया है देखो ऐसे बढ़ गया, इस तरह से बढ़ गया सरफेस एरिया, इतना बड़ा एरिया बढ़ गया ऐसे, ठीक है। तो सरफेस एरिया बढ़ा देता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर के पार्ट का। और अगर नहीं रहता तो क्या होता, देखो इतना ही एरिया रहता, इसी एरिया से आपको एब्जॉर्प्शन होना था। लेकिन अगर इसमें भिलाई निकल जाए तो क्या करेगा, वो एब्जॉर्प्शन का एरिया बढ़ा देगा, और आपका एब्जॉर्प्शन बढ़िया से हो पाएगा। तो ये क्या करता है, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन एरिया फॉर डाइजेस्टेड फूड। जो डाइजेस्टेड हो चुका है फूड, वो उसका एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ा देता है। ये पाया कहां जाता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर के दीवार पर, आपको बताया हम जेजुनम में भी काफी रहेगा ये, हाँ, और इलियम में भी होगा। हाँ, मेनली डेंस फॉर्म में आपका जेजुनम में होता है, इसलिए माना जाता है कि जेजुनम जो है एब्जॉर्प्शन का मोस्ट एक्टिव साइट है। हाँ, डाइजेशन का मोस्ट एक्टिव साइट आपको डियोडनम बताए। अब ये एब्जॉर्प्शन हो गया यहां पर भिलाई की मदद से। अब जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है वो इलियम पहुंच चुका था, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन सब हो चुका था। अब जो बचा हुआ था उसका ना तो एब्जॉर्प्शन हो सकता था, ना डाइजेशन हो सकता था, वो इलियम से चला जाता है सीकम में। सीकम जो है वहां पर वो बड़ा सा चैम्बर नुमा रचना है, जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। वहां से वो भोजन को आगे कोलोन में भेज देता है, और कोलोन से घूमता हुआ वो अंततः आ जाता है रेक्टम में। लेकिन
जो आपका कोलोन है उसमें दो तीन बात और होने वाली है। कोलोन में क्या होता है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड था वो बदल दिया जाता है मल के रूप में, फीसेस के रूप में। दूसरा चीज क्या होता है, कोलोन में कई बैक्टीरिया का समूह होता है, वो क्या करता है अनडाइजेस्टेड फूड से आपका कुछ विटामिन का निर्माण करवाता है, और विटामिन का निर्माण करने के साथ ही साथ वो कोलोन जो था उसके दीवार से एब्जॉर्प्शन करवाता है वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है कोलोन में, साथ ही साथ जो विटामिन कुछ बने हैं उनका एब्जॉर्प्शन होता है, और तो और कुछ मिनरल्स का भी एब्जॉर्प्शन आपका लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन नहीं होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड भी नहीं होता है। होता क्या है, सिर्फ होता है वाटर का एब्जॉर्प्शन, जिससे क्या होता है जो आपका फ्लूइड के रूप में था वो सेमी सॉलिड के रूप में या सेमी फ्लूइड के रूप में बदल जाएगा भोजन, हाँ, और मल के रूप में बदल जाएगा। दूसरा जो है ना, दूसरा काम वहां पर क्या होता है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिम्स होते हैं जो बैक्टीरिया वगैरह, वो क्या करता है, वो आपका भोजन में से कुछ और जरूरी अवयव को बना लेते हैं, जिसको जैसे विटामिन, कुछ विटामिन आपका वहां बन जाता है, और कुछ मिनरल्स वो सब वाटर के साथ एब्जॉर्ब हो जाता है, कहाँ, लार्ज इंटेस्टाइन के दीवार पर, आपका डाइजेशन कंप्लीट हो गया। तो मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन हम यहाँ पर अब लिखने का बात करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं रोज कितना निकलता है, ये बात महत्वपूर्ण है। सलाइवा जो है ना करीब करीब 800 से 1500 ml है ना, 800 to 1500 ml जो है ना रोज सलाइवा निकलता है, पर डे निकलता है। और अगर इसको हम मिनट में ले लें तो करीब 0.5 ml से 4 ml जो है ना पर मिनट निकलता है सलाइवा, ठीक है। और ये सामान्यतः आपसे पूछा जाता है कि सलाइवा कब निकलता है। सलाइवा आपका हमेशा निकलता रहता है, लेकिन सोने के समय थोड़ी इसकी मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहां पर हम सलाइवा का मात्रा में है तो लिख देते हैं 800 to 1500 ml रोज सलाइवा आपका निकलता है ना। सलाइवा का मात्रा जो है ना वो रोज कितना है, 800 to 1500 ml पर डे। थोड़ा सा इसे घुमा दो ना यार। पीएच मान का बात इसका हम बताए थे, इसका पीएच मान जो होता है वो आपका स्लाइटली एसिडिक होता है। ऐसे तो हम अगर लिखित रूप में बोलेंगे तो आपका 6.64 या 6.65 होता है, ठीक है। हम आपको औसत बताए थे कि 6.8 तक रखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा अच्छा रहेगा पीएच मान इसका कितना होता है, 6.65, ठीक है। मतलब कह सकते हो स्लाइटली एसिडिक होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है। अब हम बात करते हैं कि इस सलाइवा में क्या क्या था, किसका डाइजेशन कर रहा था। तो सलाइवा में आपका दो तीन चीज तो कम से कम है। पहला चीज है वाटर, दूसरा आपका है उसमें कुछ एंजाइम्स, हाँ, और तो और उसमें आपका कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन पाया जाता है, मतलब कि एंटीबॉडी पाया जाता है, और उसका जो प्रमुख एंटीबॉडी है उसका नाम है IgA, है ना। जितना सिक्रीशन है आपके बॉडी में, जैसे लार है, सलाइवा जिसको बोल रहे हैं अभी पढ़ रहे हैं हम, आंसू है, उन सब में, पसीना में भी कुछ, इन सब में जो आपका, इन सब सिक्रीशन में जो प्रमुख एंटीबॉडी है वो है IgA, वो सिक्रीशन में पाया जाता है। वो क्या करता है, वो बैक्टीरिया वगैरह को मारता है। इसलिए कहीं पे कट जाता है तो लोग क्या करते हैं, लार लगा देते हैं, थूक लगा देते हैं, सलाइवा लगा देते हैं। वो क्या करता है, उसमें जो एंटीबॉडी होता है वो उसको मारता है, बैक्टीरिया से बचाता है आपको। तो ये एंटीसेप्टिक का भी काम करता है और ये एंटीबायोटिक का भी काम करता है। तो एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक होने के कारण इसको डिटॉल से अच्छा माना जाता है। मतलब और भी जो ब्रांड्स हैं जो आपका कहते हैं कि हम एंटीसेप्टिक हैं, उनसे ज्यादा एंटीसेप्टिक बढ़िया जो है ना आपका कौन होता है, सलाइवा होता है। तो कहीं पे कट छट जाए और कोई व्यवस्था ना हो तत्काल उपचार का, तो आपको वहां पर सलाइवा लगा देना चाहिए, ठीक है। सलाइवा में क्या क्या है भाई, तो आपको बताया हम, सैलिवरी एमाइलेज वगैरह था, टाइलिन था, साथ ही साथ इम्यूनोग्लोबुलिन था, है ना, एक तरह का एंटीबॉडी, कौन, IgA, और आपको क्या बताए, वाटर बताए। अब सलाइवा में जो है ना कुछ और एंजाइम भी पाया जाता है इसके अलावे। एक एंजाइम का नाम है लाइसोजाइम, बहुत महत्वपूर्ण एंजाइम है लाइसोजाइम।
ये क्या करता है, बैक्टीरिया के दीवार को फाड़ देता है, तोड़ देता है। जैसे आपका ट्यूब होता है ना, टायर ट्यूब गाड़ी में, तो टायर को अगर कोई फाड़ दे तो ट्यूब क्या होगा, उड़ जाएगा। इसी तरह से इसमें जो है ना, ये आपका जो बताया अभी हम, जिसका नाम क्या था, लाइसोजाइम, ये पाया जाता है आपके लार में, सलाइवा में, और ये क्या करता है, बैक्टीरिया को मारने में मदद करता है। और भी है, थायोसाइनेट वगैरह होता है जो उसमें पाया जाता है, वो सब आपको आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे। अब वाटर क्या करेगा, तो मीडियम देगा, है ना। म्यूकस जो उसमें होगा वो क्या करेगा, प्रोटेक्शन देगा। ये तो आपको हम पीछे भी बताए हैं कि वो जहां भी म्यूकस निकलेगा वो क्या करेगा, वो आपको उसको प्रोटेक्शन में मदद करेगा। मेन जो काम करता है वो कौन कर रहा है, यहाँ पर टाइलिन कर रहा है। टाइलिन क्या करता है, स्टार्च का डाइजेशन शुरू करता है और ग्लाइकोजन का डाइजेशन शुरू करता है, उसको कन्वर्ट कर देता है। तो इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। यहाँ पर बकल कैविटी में जो केमिकल डाइजेशन हुआ था, फिजिकल डाइजेशन टीथ और टंग से हुआ था। केमिकल डाइजेशन किससे होगा, सिलाइवा से होगा। सिलाइवा जो है ना, रोजाना कितना निकलता है, करीब करीब तो 800 से 1500 ml जो है ना रोजाना निकलता है। ठीक है। नेक्स्ट बात जो आपका आता है कि ये करता क्या है भैया, तो ये आपका दो तरह का डाइजेशन करता है बकल कैविटी। फिजिकल में जीभ और जो आपका दांत था, टीथ था, वो दोनों मिलकर उसको टुकड़ों में बदल देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बदलते हैं भोजन को। और जो आपका इंजाइम्स था जिसका नाम था सैलिवरी एमाइलेज या टाइलिन, वो क्या करता है, वो आपका यहाँ पर डाइजेशन करता है। किसका डाइजेशन करता है, वो आपका कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। तो यहाँ पर स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जो है ना, वो आपका टाइलिन से शुरू होता है। तो बकल कैविटी में जब डाइजेशन हो जाएगा कुछ हद तक, पार्शियल डाइजेशन, तो उसके बाद भोजन जो है ना, अब वो बोलस कहलाता है। बोलस इंटर करता है कहाँ, स्टोमक में। स्टोमक में आने के बाद वहां गैस्ट्रिक जूस निकलता है, वो भी करीब लीटर में निकलता है, कई लीटर निकलता है वो भी। और मस्कुलर मूवमेंट होता है, मस्कुलर मूवमेंट के कारण फिजिकल डाइजेशन होगा। और गैस्ट्रिक जूस जो निकला है उस गैस्ट्रिक ग्लैंड से, उसके दीवार से, उसमें केमिकल डाइजेशन होगा। केमिकल डाइजेशन जो होता है उसमें प्रमुख रूप से इतने जो है ना कंपोनेंट्स शामिल होते हैं। पहला तो आपका HCl है, जो क्या करता है, पीएच के मान को कम करता है। दूसरा क्या करता है, जो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको किल करता है। तीसरा क्या करता है, पेप्सिन वगैरह जो है उसको एक्टिवेट करता है। ठीक है। उसके बाद आपका है एक और काम है किसका, रेनिन या काइमोसिन का, कडलिंग ऑफ मिल्क। थोड़ा सा यहाँ पर म्यूकस का काम नहीं लिख पाए हम। ये क्या करता है, प्रोटेक्ट वॉल ऑफ स्टोमक, बस इतना रहने दीजिए। ये आपका स्टोमक के दीवार को प्रोटेक्ट करता है, किससे, एंजाइम से और फूड से। ठीक है, इतना यहां तक हो जाएगा। अब भोजन जो है आपका वो डाइजेशन हो गया कुछ हद तक, किसका भी, प्रोटीन का भी कुछ डाइजेशन हो गया स्टोमक में। तो अब यहां से भोजन आगे बढ़ेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं अब कहां पर, डियोडनम में। इसको डियोडनम में कुछ कुछ एक लोगों का ये मानना है कि हमारे स्टोमक में जो है ना कुछ वसा का भी डाइजेशन होता है गैस्ट्रिक लाइपेज के मदद से। तो आपको मान के चलो होता है काफी कम मात्रा में, और नीचे की तरफ होता है, स्टोमक के निचले हिस्से की तरफ। तो अभी उसमें जो है ना आपको उतना ज्यादा नहीं पढ़ना है, वो आगे की क्लास में जो है ना जब आएंगे तो उसको पढ़ेंगे। अब ये तो डाइजेशन के बाद जो भोजन है ना, अब कहलाएगा काइम। इतना के बाद जो भोजन था ना, ऊपर में क्या कहला रहा था, बोलस कहलाया था। अब यहां से जो भोजन है जो स्टोमक से बढ़ेगा आगे, अब ये काइम कहलाएगा। काइम, काइम ये क्या है, इन स्टोमक पार्शियल डाइजेस्टेड फूड, पार्शियल डाइजेस्टेड फूड जो स्टोमक में हुआ, इतना जो गतिविधि हुआ, इन गतिविधियों के फलस्वरूप स्टोमक का जो भोजन था ना, अब वो क्या कहलाएगा, काइम कहलाएगा। ध्यान रखिएगा, ऊपर में बोलस कहला रहा था और यहाँ पर काइम हो गया। अब काइम जाएगा डियोडनम में। तो हम शुरू करते हैं डियोडनम में। शुरू क्लास में हम लोग जो है ना ये आराम से कर लेंगे।
डाइजेशन इन डिओडनम जो है काइम के रूप में कैसे होगा। और तो और यहाँ भी जो बाकी जो आपके हिस्से हैं जैसे जेजुनम है, इलियम है, वहां पर कैसे होगा, बस थोड़ा थोड़ा वो है पढ़ना, आपको ज्यादा पढ़ना नहीं है, उसको खत्म कर लेंगे। आप लोग को लग रहा हो कि ज्यादा दिन इसमें लगा लिए, चूंकि हम चाह रहे थे कि अच्छा से इसका ज्ञान हो जाए। तब भी जो है ना बहुत ज्यादा हम नहीं पढ़ाए हैं। यहाँ पर डिओडनम में आपका जो है ना किसका किसका सिक्रीशन आएगा, क्या क्या काम करता है, उस बात को करेंगे। इसी तरह से जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, जिसमें आपका अगला पार्ट जो जिसका नाम था जेजुनम, उसमें आपका इंटेस्टिनल जूस वगैरह भी निकलता है, तो इंटेस्टिनल जूस का भी यही पढ़ लेंगे क्या करता है। काम खत्म हो जाएगा, डाइजेशन खत्म हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन खत्म हो जाएगा। अब इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे, तो थोड़ा सा आप लोग क्या करेंगे, अगला दिन तक इसको खत्म कर लेते हैं हम। बंद करो।